तो ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अब जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसने अपनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवानी होती है, तो यूजुअली ऐसे होता है कि उसका कोई एक जो होता है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, जो कि प्रोक्लाइंड इंसाइजर्स हो सकते हैं, क्रॉस बाइट हो सकती है। मतलब एग्जांपल ये है जिस पे आपकी सबसे पहले नज़र पड़ जाती है उसको देखते ही कि ये एक जो मेन प्रॉब्लम है जो इसको है। तो अब इसमें जो ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस आपने करना होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने उसको देख के जो उसकी मेन प्रॉब्लम है सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करने लग जाना स्टार्ट में। आपने उसको सिस्टमेटिकली देखना होता है पेशेंट को, जिसके बाद ही आपको जो है वो उसकी ओवरऑल जो पिक्चर है वो पता चलेगी, और उसके साथ साथ आपने जो स्टेप्स लेते जाएंगे डायग्नोसिस करने में, और उसी के साथ आपका ट्रीटमेंट प्लान बनता जाएगा। तो जो उसमें बेसिकली इसकी वैल्यूएशन के स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आपने उसकी जो ये एक्करमैन एंड प्रॉफिट ने जो बताए हुए हैं उसको हम फॉलो करके देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और फिर उससे क्या डायग्नोसिस बनता है। तो सबसे पहले आपने उसका जो डेंटोफेशियल अपीयरेंस है वो देखनी होती है। यानी आपने डायरेक्टली उसके दांतों पे फोकस नहीं करना कि ये जो इसका मसला है मैं इसको बस हल करूँ और इसको भेज दूँ। जो ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस है उसमें आपने बेसिकली सबसे पहले डेंटोफेशियल अपीयरेंस को देखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपके पास सिमेट्री ऑफ द फेस। आप राइट लेफ़्ट साइड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर तो वो एसिमेट्रिकल होता है इसका मतलब यह है कि उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम थी कि एक साइड में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई है और एक साइड पर कम है, जिसमें आपके पास डिफरेंट सिंड्रोम्स आ जाते हैं। एक साइड पे हाइपरट्रोफी हो सकती है या एक साइड माइक्रोसोमिया हो सकता है। तो सिमेट्री देखने के बाद अब आपने प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल देखने का तरीका ये होता है कि आप एक लाइन लगाते हैं जो टिप ऑफ द नोज़ या फोरहेड कह रहे हैं वहाँ से लगती है अपर लिप तक, जहाँ पे जंक्शन होगा अपर लिप और नोज़ का, और वहाँ से एक लाइन लगा दें आप चिन पे। तो उस लाइन के हिसाब से आप प्रोफाइल बना लेते हैं। अब इस पेशेंट में फॉर एग्जांपल समझ लें कि यहाँ करके आपका होगा फोरहेड, तो यहाँ से जो लाइन आएगी वो यहाँ तक आएगी, आपके इस पॉइंट तक आएगी नोज़ वाले एरिया पे अपर लिप की, और फिर ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी इधर। यानी बेसिकली जो आपकी लाइन है वो इस तरह आएगी कि यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे। तो इस केस में जो आपकी लाइन बनेगी बेसिकली जो प्रोफाइल है वो यहाँ से लेके लाइन ऐसे आएगी, यहाँ तक आएगी, और उसके बाद ये नीचे इधर को चली जाएगी, यानी इस तरह की शेप आएगी। तो ये आपकी बन रही है कन्वेक्स प्रोफाइल। अब बस मतलब इसका ये है बेसिकली यहाँ तो आपका मैक्सिला या मैक्सिलरी टीथ ज़्यादा आगे पड़े हैं, प्रोट्रूडेड पड़े हुए हैं, या फिर आपका मैंडिबल या मैंडिबुलर टीथ ज़्यादा पीछे की तरफ पड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये क्लास 2 को शो कर रहा है। तो क्लास 2 जो है वो आपकी कन्वेक्स प्रोफाइल देती है। दूसरी ये होगी कि दूसरा जो कन्वेक्स शेप आ जाएगी, कन्वेक्स ही होगी, दूसरी कनकेव शेप होगी, वो इस तरह की होगी। यानी पहली लाइन आपकी पीछे होगी और आपका जो मैंडिबल है वो आगे होगा, यानी मैंडिबुलर टीथ या मैंडिबल आपका आगे होगा और ये पीछे होंगे। तो उसमें लाइन इस तरह चली जाएगी, यानी यहाँ से आगे इस तरह होगी। तो ये जो आपकी लाइन बनेगी ये कनकेव होगी, यानी जो क्लास 3 होती है वो आपकी कनकेव प्रोफाइल देती है। और तीसरी आपकी स्ट्रेट होती है जो नॉर्मल होनी चाहिए, यानी एक ही लाइन में तीनों फॉल कर रहे होंगे। आपका फोरहेड या कह लें बेस ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज़, अपर लिप और चिन जो है वो सेम लाइन में प्रेजेंट होंगे। तो जब आप प्रोफाइल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद अब आपने लिप्स देखनी है। लिप्स भी बेसिकली आपकी वही चीज़ शो करेगी। अगर तो आपके मैक्सिलरी टीथ ज़्यादा प्रोक्लाइंड है तो आपका ऑब्वियसली जो लिप्स है वो अपर लिप होगी वो प्रोट्रूडेड होगी, यानी प्रोट्रूसिव लिप होगी आपके ऊपर। इसी तरह अगर आपके लोअर रेट्रोक्लाइंड है जो इस केस में है तो लोअर लिप आपकी रेट्रोसिव होगी, यानी लोअर के आगे चले जाएंगे तो लोअर लिप प्रोट्रूसिव हो जाएगी, अपर के पीछे रह जाएंगे तो अपर लिप रेट्रोसिव हो जाएगी। और दूसरी जो इनमें चीज़ है वो है कि नॉर्मल लिप्स होंगी, यानी आपकी जो दांत है वो नॉर्मल इंक्लिनेशन पे पड़े हैं तो आपकी लिप्स भी जो है वो नॉर्मली इंक्लाइंड है। और उसी तरह अगर आप देखें कि दोनों साइड के अगर दांत बाइमेक्सिलरी प्रोक्लिनेशन होगी, यानी अपर भी प्रोक्लाइंड हुए हैं लोअर भी प्रोक्लाइंड हुए हैं, तो लिप्स आपकी हो सकता है कि मीट ही ना कर रही हो, यानी आपको ज़ोर लगा के बंद करना पड़ रहा हो मुँह को, आपके पेशेंट को अपर और लोअर लिप्स जो है वो ज़ोर लगा के बंद कर रहे हो। तो ये भी आपके फिर जो आपका होगा ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान, उसमें ये भी एक चीज़ आ जाएगी कि आपने उसकी ओवरऑल जो लिप्स की है उस पर स्ट्रेन पड़ के वो बंद करता है अगर पेशेंट, तो उसको भी ठीक करना है, सिर्फ दांतों को ही ठीक नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे डेंटोफेशियल अपीयरेंस के अंदर पेशेंट की। फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि आप उसकी आर्च फॉर्म देखेंगे और उसके टीथ देखेंगे।
तो अब उसके लिए हम इसको सेपरेट देख लेते हैं। तो ये आपका मैक्सिलरी का जो कास्ट है। अब इसकी आर्च फॉर्म का बेसिकली मतलब है कि जो ओवरऑल दांत हैं सारे वो किस शेप में पड़े हुए हैं। तो इसमें 3 तरह की जो है वो आर्च फॉर्म्स होती हैं। एक आपकी ओवर्ड होती है। ओवर्ड का मतलब है कि वो गोल होगी, जो ये है बेसिकली ये आपकी ओवर्ड है। दूसरी आपकी स्क्वेरिश होती है। उसमें ये होता है कि यहाँ से ये तकरीबन सीधा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। जो इस मॉडल में लोअर जो है वो आपका स्क्वेरिश है। वो भी दिखा देते हैं आप। इसमें जो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट स्क्वेरिश है, तो उसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। और जो थर्ड होती है वो टेपरिंग होती है। टेपरिंग में ये होता है कि रिलेटिवली आपका जो आर्च लेंथ है, बल्कि आर्च साइज़ है राइट लेफ़्ट, वो इंक्रीज़ करता जाता है एज़ यू गो पोस्टीरियरली। जबकि ओवर्ड में वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के बाद फिर यहाँ से आके एक जितना रहेगा। टेपरिंग में वो इंक्रीज़ करता जाएगा दोनों साइड्स। तो ये आपकी हो गई आर्च फॉर्म। अब आर्च फॉर्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? आर्च फॉर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वायर लगाते हैं आप अपनी ब्रैकेट्स के ऊपर, तो आर्च जो होती है आपकी वायर, उसकी भी शेप होती है। जैसे ये जो शेप है ये ओवर्ड आर्च के लिए है। ये जो वायर है ये ओवर्ड आर्च के लिए है, यानी इसके ऊपर ये वाली जो है ये अच्छी लग जाएगी। लेकिन अगर लोअर पे आप लगाना चाहेंगे तो ये वाली अच्छी नहीं लगेगी। उसके लिए आप स्क्वेरिश फॉर्म वाली जो वायर है वो लेके लगाएंगे। इसी तरह आपकी टेपरिंग भी आपको मिल जाएगी। तो जिस शेप की आपकी जो आर्च होगी उसी शेप की आप वायर लगाएंगे। अगर वो ओवर्ड है तो ओवर्ड वायर लगाएंगे, टेपरिंग है तो टेपरिंग, स्क्वेरिश है तो स्क्वेरिश। तो इसलिए आपकी जो ओवरऑल आर्च फॉर्म है वो आपकी देखनी ज़रूरी है। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट कैसे देखते हैं? एक तो ये मैंने जो आपको मार्क नज़र आ रहे हैं सारे ब्लैक, ये लगी हुई है लाइन ऑफ एक्लूजन, यानी यहाँ पे ये दांत एक्लूड करते हैं। तो पोस्टीरियर्स में ये बेसिकली जब अपर के देखेंगे तो वो आपकी पास करनी चाहिए पैलेटल कस्प से, वहाँ से होते हुए एंटीरियरली सिंगुलम से गुजरते हुए ये यहाँ के पैलेटल कस्प से आ जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों चूँकि ज़्यादा प्रोक्लाइन है तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्लूजन है वो बिल्कुल जिंजिवा के साथ आ गई है। तो इन्होंने थोड़ा सा रेट्रोक्लाइन होना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिंगुलम से थोड़ा सा आ गया है, इसने सिंगुलम पे आना है। तो इससे आपको उसकी थोड़ी सी जो है वो आर्च लेंथ कह रहा हूँ, जो अलाइनमेंट है वो पता चल जाती है। इसी तरह ये इसमें भी आप उसी तरह से देख सकते हैं दोनों चीज़ें। दूसरी चीज़ अलाइनमेंट में देखने के लिए आप ये है कि आप वायर ले लें किसी भी शेप की, बेसिकली उसी शेप की जिसकी आपकी जो है आर्च है, उस शेप की वायर। अब ये जब मैंने लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पे आपकी वायर लगी हुई है, लैटरल से ये वायर बाहर की तरफ है। यानी ये लैटरल्स जो हैं या तो ये थोड़े से बाहर आएँ या सेंट्रल्स थोड़े से अंदर हों। अब ऑब्वियस है कि सेंट्रल्स आपके ज़्यादा प्रोक्लाइंड हैं तो वो आपके रेट्रोक्लाइंड होने वाले हैं। इसी तरह आप इस वायर के अकॉर्डिंग रख के देख सकते हैं कि आर्च कितनी अलाइंड है। अब ये वायर थोड़ी सी बड़ी है तो वो नीचे बैठ नहीं रहा। बहरहाल जब आपकी आर्च अलाइंड हो जाएगी तो बेसिकली ये जब मैं ये वायर इसके साथ लगाऊंगा तो वो सारी की सारी जो है आपकी दांतों के साथ सीधी सीधी लगेगी। इस वक्त जो है वो आपके जो सेंट्रल्स हैं बेसिकली वो ज़्यादा बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से आपके लैटरल्स जो हैं वो आर्च से अंदर की तरफ पड़े हुए हैं, यानी अलाइंड नहीं है। इसी तरह लोअर में आप देख सकते हैं लोअर की जो वायर होती है वो ऊपर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो थोड़ी सी नैरो होती है क्योंकि लोअर की जो आर्च है वो थोड़ी सी नैरो होती है नेचुरली। अब इसमें अगर आप लगा के देख लें तो इसमें ऑब्वियस है कि जो इंटीरियर्स हैं वो थोड़े से रेट्रोक्लाइंड होने वाले हैं, यानी वहाँ से पास ही नहीं कर रहे, उनको टच ही नहीं कर रहे। सॉरी, रेट्रोक्लाइंड हैं और प्रोक्लाइंड होने वाले हैं। तो इससे आपको ओवरऑल जो अलाइनमेंट है उसका आइडिया हो जाएगा। और अलाइनमेंट का आइडिया हो जाएगा तो बेसिकली आपको पता होगा कि इसके लिए जो अलाइनमेंट वाला फेज़ है वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी उसमें देर लगेगी अलाइनमेंट के फेज़ को गुजरने में। और फिर आपने देख लेना सिमेट्री। अब इस आर्च में बेसिकली अगर आप सेंटर से एक लाइन पास कर दें, एक मिनट, सेंट्रल से लेके जो रुगाए जो वहाँ से गुजरे इंसिसिव पैपिला से गुजर के सीधी अगर आप लगा दें एक लाइन और इसको देखें तो ये रिलेटिवली वेल यानी सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे जो है ये ज़्यादा शिफ्ट हुई हो या दूसरी साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हुई हो। उसमें दूसरी चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक साइड का अगर आपका दांत पहले गिर गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ का सेकंड प्रीमोलर किसी वजह से पहले एक्सट्रैक्ट हो गया था,
तो ये वाले दांत थोड़े से मीजियलाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें फिर बाद में एंकरेज के प्रॉब्लम्स आते हैं और बाकी सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो ये आपने डेंटोफेशियल अपीयरेंस भी देख ली है, और जो आपकी आर्च है और इंडिविजुअल टीथ हैं वो देख लेंगे कि किसी टीथ को कोई फिलिंग की ज़रूरत तो नहीं है, किसी टीथ में रोटेशन ज़्यादा तो नहीं है, और इस तरह की सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। तो बेसिकली अभी तक जो आपको चीज़ें पता चल गई हैं, अगर इस केस के हिसाब से देखें तो फेस की सिमेट्री को छोड़ दें तो हमें ये पता चल गया कि जो प्रोफाइल है वो इस पेशेंट की कन्वेक्स होगी, लिप्स जो है वो अपर लिप प्रोट्रूसिव होगी, लोअर लिप रेट्रोसिव होगी। उसके बाद जो इसकी आर्च फॉर्म है वो अपर की आपकी ओवर्ड है, लोअर की आपकी स्क्वेरिश है, और दोनों जो आर्चेस हैं वो सिमेट्रिकल हैं। तो ये सारा कुछ पता करने के बाद अब आप सैजिटली जो है आप अपना जो केस है उसको देखेंगे। सैजिटली देखने का मतलब ये है कि बेसिकली आपने देखना है कि इसका मोलर रिलेशन क्या बन रहा है और बाकी रिलेशंस क्या बन रहे हैं। तो अब इसमें मोलर रिलेशन सिंपल सा है। अगर आप देखें कि हमें पता है कि अपर का जो मीजियो बकल कस्प है वो लोअर की बकल ग्रूव में फॉल करे तो क्लास 1 होती है। अब इसमें ये साफ़ नज़र आ रही है, ये जो आपकी है ये मीजियो बकल ग्रूव है लोअर की, और ये जो कस्प है आपका ये अपर का कस्प है बकल मीजियो बकल कस्प। तो ये ऑब्वियसली ग्रूव से आगे इंक्लूड कर रहा है, तो ये सिंपल क्लास 2 का केस है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड देख लें अगर हम, तो उसमें भी यही चीज़ वाज़ेह है कि ये आपका जो है मीजियो बकल ग्रूव है लोअर की फर्स्ट मोलर की, और ये आपका अपर का मीजियो बकल कस्प है, तो ये उससे आगे इंक्लूड कर रहा है। तो बेसिकली आपकी ये मोलर रिलेशन इसका क्लास 2। अगर ये क्लास 1 होता तो ये इस तरह होना था, यानी यहाँ पे अगर आपका अपर का जो कस्प है वो फॉल करता तो ये आपका क्लास 1 होना था, लेकिन क्योंकि ये आगे उससे इंक्लूड कर रहा है तो इसलिए ये क्लास 2 है। इसी तरह आपका जो केनाइन रिलेशन आ जाता है। फिर केनाइन रिलेशन इस तरह है कि अपर का जो केनाइन की टिप है वो लोअर केनाइन और फर्स्ट प्रीमोलर के दरमियान में कैम्ब्रेजर में फॉल करनी चाहिए। तो ये आपका अपर केनाइन है, ये बिल्कुल लोअर केनाइन के साथ इंक्लूड कर रहा है, तो ये भी क्लास 2 है। इसकी टिप को यहाँ पे होना चाहिए था इस एरिया में, तो ये इससे आगे इंक्लूड कर रही है, तो ये भी क्लास 2 है। और इसी तरह आपका जो इंसाइजर रिलेशन है वो ये है कि लोअर इंसाइजर की जो टिप है वो अपर के सिंगुलम के साथ जो है वो इंक्लूड करनी चाहिए। उसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये भी इस तरह नहीं है। जब आप इसको देख रहे हैं तो ये भी जो है बेसिकली सिंगुलम से पीछे है और अच्छा खासा ओवरचेट है इसमें, ये देख रहे हैं। तो ये सिंगुलम से पीछे है और अपर टीथ प्रोक्लाइंड है, तो बेसिकली ये बन रहा है आपका इंसाइजल जो रिलेशन है वो क्लास 2 डिव 1। अगर क्लास 2 होता और इंटीरियर जो अपर की है वो रेट्रोक्लाइंड होते तो फिर हम क्लास 2 डिव 2 कह देते हैं। तो ये सारे रिलेशंस पता करने में आपका जो कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की उसको आप कहते हैं सैजिटली आपने उसको एवेल्यूएट किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपने केस एंड करना है तो आइडियली आपका तीनों जो रिलेशन है वो क्लास 1 में एंड होने चाहिए। अदरवाइज़ आपने इंटीरियर्स और जो केनाइन है और जो इंसाइजर्स हैं उनको क्लास 1 में फ़िनिश करना है, और जो मोलर्स हैं वो आप फुल कस्प क्लास 1, 2 या 3 में फ़िनिश कर सकते हैं। ये तीन जो है मोलर्स की स्टेबल एक्लूजन्स होती हैं, यानी इसके बाद रीलैप्स का चांस कम होगा। अगर आप दरमियान में कहीं छोड़ेंगे हाफ कस्प क्लास 2, 3, तो वो फिर रीलैप्स के चांस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। यानी अगर आपने एंड करना है अपना केस तो क्लास 1 इज़ द बेस्ट, अदरवाइज़ आप फुल कस्प क्लास 2 या फुल कस्प क्लास 3 में उसको फिनिश करेंगे। तो उसके बाद आपका आ जाता है वर्टिकल एनालिसिस में आप देखते हैं कि डीप बाइट तो नहीं है या ओपन बाइट तो नहीं है। ओपन बाइट तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाता है अगर वो इस तरह हो कि पिछले दांत जल्दी मिल जाते हैं और अगले दांत इस तरह खुले रह जाएं, या इस तरह मिलें कि पीछे दांत इंक्लूड ना कर रहे हैं, तो उसको आप कहेंगे कि ये ओपन बाइट है। और डीप बाइट के लिए आप बेसिकली यहाँ से ओवर बाइट जो है वो फाइंड करते हैं। ओवर बाइट बेसिकली ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि आप यहाँ से एक लाइन लगा लें जो इंसाइजर की अपर इंसाइजर की टिप को टच कर रही हो, और लोअर इंसाइजर पे एक मार्क लगा लें। तो उसके बाद लोअर इंसाइजर की हाइट मेजर कर लें कि वो मार्क कहाँ तक था, तो ओवरऑल उसकी परसेंटेज निकाल लें उसकी ओवरऑल हाइट से। तो 40% से कम अगर उसको कवर कर रहा है तो वो नॉर्मल बाइट होगी, उससे ज़्यादा चला जाएगा तो वो डीप बाइट हो जाएगी, तो उसको भी आपने ठीक करना होगा। तो ये आपका हो गया वर्टिकल। और लास्टली आपका ट्रांसवर्स आता है। ट्रांसवर्स के अंदर आपने देख लेना है कि
पोस्टीरियरली कोई क्रॉस बाइट तो नहीं है। यूजुअली जो आपके अपर दांत होते हैं वो बकली प्रेजेंट होते हैं लोअर दांतों की निस्बत। तो जो इसमें भी ऐसे ही है, यानी इसमें क्रॉस बाइट नहीं है। अगर आपके दांत इस तरह पड़े हों कि लोअर दांत जो हैं वो बकली पड़े हैं अपर की निस्बत, तो फिर आप ये कहेंगे कि इसमें पोस्टीरियर क्रॉस बाइट है। और पोस्टीरियर क्रॉस बाइट आप देखते हैं ट्रांसवर्स एनालिसिस के अंदर, लेकिन जो एंटीरियर क्रॉस बाइट होती है ये वाली, ये आप एंट्रोपोस्टीरियर में देखते हैं। यानी अगर आपके दांत इस तरह पड़े होते तो यहाँ पे ये जो एंटीरियर क्रॉस बाइट आ रही है ये आपने एंट्रोपोस्टीरियर प्लेन में देखनी है, या आपकी ट्रांसवर्स प्लेन में नहीं आती। तो ये आपका ओवरऑल जो है डायग्नोसिस बन जाएगा कि आपका फेशियल पे क्या है, सारा सिमेट्रिकल है, लिप्स की क्या पोजीशन है और प्रोफाइल क्या है। उसके बाद आपको आर्च फॉर्म पता चल जाएगी, इंडिविजुअल टीथ के मैलफॉर्मेशंस कोई मैलक्लूजन है तो वो पता चल जाएगी। उसके बाद उसकी सिमेट्रीज पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको सैजिटली क्लासेस पता चल जाएंगी कि आपके दांत किस क्लासेस में प्रेजेंट है, वर्टिकली उसका रिलेशन ठीक है और ट्रांसवर्स उसका रिलेशन ठीक है या नहीं। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है दो प्लेन्स का बेसिकली ओवरलैप। उसमें यह है कि इंटीरियर और एंट्रोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स का ओवरलैप हो तो क्या होगा, वो उसमें बेसिकली आपके आ जाते सारे पिच रोल और या 3 आपकी 3 डायमेंशनल रोटेशंस हैं। तो उस पर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप उसमें देख लें। तो बेसिकली ये सारा करने के बाद आपका डायग्नोसिस बन जाएगा। अब उसमें आपको पता चल जाएगा। अब इस केस में हमें पता चल गया कि हमारा जो है बेसिकली क्लास 2 है, और उसमें ये है कि जो सिर्फ एग्जामिनेशन से पता चल रहा है, देखने में ये लग रहा है कि अपर जो मैक्सिला है वो ज़रा प्रोट्रूडेड पड़ा हुआ है, और लोअर जो है वो थोड़ा सा रिट्रूसिव है, मैंडिबल रिट्रूसिव हो सकता है। दांत आपके अपर वाले बाहर पड़े हुए हैं, उनको किसी तरह पीछे लेके आना है, मोलर रिलेशन क्लास 1 करना है आपने। इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी वो सेफ होगी। सेफ करने के बाद आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि क्लियरली पता चल जाएगा कि स्केलेटल इशू है या डेंटल इशू है। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि उसके बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान आएगा। अगर तो स्केलेटल इशू है तो फिर पेशेंट की एज देखेंगे आप, तो उसमें आप सर्जिकल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एज गुजर गई हुई है यानी यंग पेशेंट नहीं है तो आप कैमोफ्लेज में जाएंगे। तो ये सारा कुछ आ जाएगा। और उसमें बेसिकली अर्ली एज में आप ग्रोथ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और बाद में आप सर्जिकल भी कर सकते हैं और कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं सेवेरिटी की बेस पे। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस केस के अंदर स्पेस कम है, हमने इसको पीछे भी लेके जाना है और सब क्लास 1 भी करना है, तो इसमें हम प्री मोलर्स की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। एक्सट्रैक्शन इस तरह होंगी कि हम एंकरेज को देख के, यानी अगर हम लोअर को इस मोलर को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो ये क्लास 1 बन जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि लोअर 5 को एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, 1 2 3 4 की एंकरेज से 6 को थोड़ा सा आगे ले आएंगे, तो ये आपका क्लास 1 बन जाएगा। और अपर से 4 एक्सट्रैक्ट करवाएंगे और 5 6 की एंकरेज से पहले 3 को पीछे लेके आएंगे, उसको क्लास 1 में लाएंगे। फिर 3 5 और 6 की एंकरेज से हम 1 और 2 को पीछे ले आएंगे, और जो ओवर बाइट है उसको जो ओवर जेट है उसको नॉर्मल कर लेंगे। तो ये एक रफ सा बेसिक सा ट्रीटमेंट प्लान आपके जहन में बन जाएगा इसके बाद। बाकी जो 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि अगर जिस तरह ये रिट्रूसिव पड़ा हुआ है आपका लैटरल, फ़र्ज़ करें कि ये क्रॉस बाइट में होता है, इस तरह होता और इसके आगे आने की जगह ना होती, तो हम ये करते कि पीछे यहाँ पे एक बाइट प्लेन दे देते या GIC की फिलिंग कर देते जो बाइट को रेज़ कर देते। बाइट को रेज़ कर देते तो फिर जब आप वायर लगा के इसको आगे लेके आते तो ये आगे आ जाता, वरना ये ब्लॉक्ड पड़ा होता तो इसने आगे नहीं आना था। तो ये ओवरऑल आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था कि ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस कैसे करते हैं।